हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अश्रिता और आप देख रहे हैं सफ़र और अल्फाज विद अश्रिता। आज का व्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं हमारे 8 दिन के यादगार गुजरात रोड ट्रिप पर। कहते हैं कि सफ़र का मज़ा गाड़ी से नहीं, साथ चलने वाले लोगों से होता है। और शायद इसी बात को सच करने के लिए हम निकले थे एक सपना लेकर। हम 7 लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, हमारे 2 प्यारे बच्चे, मेरी सास, मेरी ननद और उनका बेटा, और हमारा साथी, हमारी छोटी सी टाटा टियागो। कई लोगों ने कहा, इतने सारे लोग, इतनी दूर टियागो में। लेकिन हमने कभी गाड़ी का साइज़ नहीं देखा, हमने सिर्फ अपने सपने का साइज़ देखा। मिडिल क्लास फैमिलीज़ का हर ट्रिप सिर्फ वेकेशन नहीं होता, उसके पीछे होती है महीनों की प्लानिंग। बजट बनाना, होटल कंपेयर करना, ऑफिस की छुट्टी मैनेज करना, बच्चों की पैकिंग, घर से स्नैक्स बनाना और सबसे ज़रूरी, सबको एक साथ लेकर चलना। इसी एक्साइटमेंट के साथ हम पुणे से गुजरात के सफ़र पर निकल पड़े। सफ़र की शुरुआत हमने अपनी कुलदेवी महासा माता के दर्शन से की, 40 गांव में। हर नए सफ़र से पहले आशीर्वाद मिल जाए तो मन में एक अलग ही सुकून आ जाता है। दर्शन के बाद हम इंदौर की तरफ बढ़े। वहाँ मेरी ननद के घर एक दिन रुककर सबने आराम किया। बच्चों की मस्ती, घर का खाना और अगले दिन के सफ़र की तैयारी। अब हमारी असली गुजरात जर्नी शुरू होने वाली थी। फर्स्ट डेस्टिनेशन था पावागढ़, डे 1। सुबह सुबह हम इंदौर से निकले, दिल में एक्साइटमेंट और गाड़ी में पूरा घर। बच्चों के बैग्स, स्नैक्स, वाटर बॉटल्स, एक्स्ट्रा क्लोथ्स और इतना सारा सामान देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये सब हमारी छोटी सी टाटा टियागो में आ जाएगा। लेकिन जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली एडजस्ट करना जानती है, वैसे ही हमने भी हर चीज़ को एक जगह दे दी। कोई पैर संभाल रहा था, कोई बैग और कोई बच्चों को। इसी एडजस्टमेंट का नाम तो फैमिली है। 290 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे पावागढ़। वहाँ रोपवे का एक्सपीरियंस बच्चों के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। जैसे जैसे ट्रॉली ऊपर आ रही थी, वैसे वैसे नीचे के नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। मंदिर पहुंचकर जो शांति मिली, उससे सारी थकान ही खत्म हो गई। कभी कभी सफ़र सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं, खुद को महसूस करने के लिए भी होता है। पावागढ़ के दर्शन के बाद हम केवड़िया के लिए निकल पड़े, जो कि 90 किलोमीटर था, और यहीं से शुरू हुआ हमारे सफ़र का सबसे खूबसूरत रोड एक्सपीरियंस। रास्ते में हमें मिला नर्मदा मेन कैनाल। ये कैनाल लगभग 458 किलोमीटर लंबी है और गुजरात के कई इलाकों तक पानी पहुंचाती है। हमें लगभग 50 किलोमीटर तक इसी कैनल के साथ साथ ड्राइव करने का मौका मिला। एक तरफ गहरा पानी और दूसरी तरफ सीधी लंबी रोड। सच कहूँ, मैं तो उस नज़ारे में पूरी तरह खो गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े टेंशन में थे क्योंकि रोड कैनल के बिल्कुल पास से जा रही थी। कुछ देर बाद हमें राइट टर्न लेना था और इस खूबसूरत कैनल को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन वो 50 किलोमीटर हमारी पूरे ट्रिप के सबसे यादगार रोड्स में से एक बन गया। शाम को होटल पहुंचकर हम सबने आराम किया क्योंकि अगला दिन था हमारे ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग दिन, डे 2, केवड़िया। मॉर्निंग में हम उठे
और सुबह सुबह हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निकले। कार पार्किंग के बाद वहाँ की फ्री बस सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पूरा एरिया इतना वेल मैनेज्ड और क्लीन था कि फैमिली के साथ घूमना बहुत आसान लगा। और फिर हमारे सामने थी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। सच कहूँ, फोटोज़ और वीडियोज़ में जितनी बड़ी लगती है, असली में उससे भी कहीं ज़्यादा भव्य लगती है। हर एंगल से बस देखते रह जाओ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के बाद हम गए जंगल सफारी और जूलॉजिकल पार्क। बच्चों की खुशी देखने लायक थी। वहाँ हमने पहली बार वाइट लायन को इतने नज़दीक से देखा। उसके साथ ही एशियाटिक लायन को भी देखा, जो गुजरात की पहचान माना जाता है। पोलार बेयर को देखकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए। इसके अलावा टाइगर, लियोपर्ड, ब्लैक बेयर, क्रोकोडाइल, ज़ेब्रा, हिप्पो, ऑस्ट्रिच और कई तरह के पक्षी और जानवर देखने मिले। हर एनक्लोजर के सामने बच्चे रुक रुक कर सवाल पूछ रहे थे और हमें भी उनके साथ अपना बचपन दोबारा जीने का मौका मिला। बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर लग रहा था जैसे उनके लिए पूरा दिन ही स्पेशल हो। उसके बाद हम गए वैली ऑफ फ्लावर्स। रंग बिरंगे फूल, साफ सुथरा वातावरण और हर तरफ पॉजिटिविटी। शाम को हम सरदार सरोवर डैम गए, इतना विशाल। फिर शाम में हमने नर्मदा आरती भी की। नर्मदा का इतना बड़ा रूप देखकर बस एक ही बात समझ आई, इंसान कितना भी बड़ा हो, प्रकृति हमेशा उससे बड़ी होती है। फिर रात में हमने देखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लाइट एंड साउंड शो। और सच कहूँ, वो एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का था। जब पूरी स्टैच्यू लाइट से चमक उठी है और बैकग्राउंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कहानी नरेशन के साथ चलती है, तो हर सीन दिल को छू जाता है। लाइट, म्यूज़िक और स्टोरी टेलिंग का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल था कि कुछ पल के लिए हम बस उसी दुनिया में खो गए थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब एकदम साइलेंस में बस उस एक्सपीरियंस को फील कर रहे थे। सच में ये शो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, ये महसूस करने वाला एक्सपीरियंस था। और मैं ऑनेस्टली बोल सकती हूँ, इस ट्रिप का सबसे गूज़बम्प्स वाला मोमेंट यही था। फिर हम होटल पहुंचकर सो गए। अगले दिन डे 3। अगले दिन हम सोमनाथ के लिए निकल पड़े। रास्ते और सफ़र के बीच बीच में चलते हुए जब हम सोमनाथ पहुँचे तब तक शाम हो चुकी थी। थोड़ी थकान थी, लेकिन दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हम सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए यहाँ आए थे। मंदिर पहुंचकर हमने दर्शन किए और शाम की आरती में भी शामिल हुए। समुंदर के किनारे बसा ये मंदिर, लहरों की आवाज़ और घंटी की धुन, सब कुछ मिलकर एक बहुत ही डिवाइन और पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था। उसी शाम हमने वहाँ का लाइट और साउंड शो भी एंजॉय किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर का इतिहास और महादेव की महिमा को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया था। सच कहूँ, वो एक्सपीरियंस दिल को छू लेने वाला था। और उस दिन हम थोड़ी थकान और बहुत सारी शांति के साथ होटल में आराम करने चले गए। डे 4। अगले दिन सुबह उठकर हम फिर से सोमनाथ मंदिर गए। सुबह का वक्त, हल्का सा सुकून और समुंदर के पास मंदिर का नज़ारा, ये कॉम्बिनेशन किसी भी शब्दों से डिस्क्राइब करना मुश्किल है। हमने फिर भी सोमनाथ जी के दर्शन किए और मंदिर के सराउंडिंग, सी व्यू और पीसफुल एटमॉस्फेयर को बस साइलेंटली एंजॉय किया। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक एहसास है। समुंदर की लहरों के बीच महादेव का दरबार,
दिल को एक अलग ही शांति देता है। फिर हम बीच की तरफ निकल पड़े। सुबह की ठंडी हवा, लहरों की आवाज़ और बच्चों की हंसी, ये सब शायद हम कभी ना भूल पाए। बीच के बाद हम निकल गए कृष्ण नगरी, द्वारका के लिए। रास्ते में एक और छोटी सी लेकिन बहुत यादगार चीज़ हमें देखने को मिली। रास्ते के दोनों तरफ इतने सारे नारियल के पेड़ थे कि पूरा एरिया ही ग्रीन और ट्रॉपिकल फील दे रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ नारियल सिर्फ 20 रुपये में एक मिल रहा था। हमने भी इस मौके का फुल फ़ायदा उठाया। हमने काफ़ी नारियल पानी पिया और साथ ही वहाँ की नारियल बर्फ़ी भी ट्राई की। सच कहूँ तो मंदिर दर्शन के बाद ये सिंपल सी चीज़ें भी सफ़र को यादगार बना देती है। और फिर हम पहुँच गए द्वारका नगरी। ये वही पवित्र नगरी मानी जाती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपना राज्य बसाया था। द्वारकाधीश मंदिर की ऊंची शिखर को दूर से देखते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा जाग जाती है। मंदिर के अंदर का माहौल, जय द्वारकाधीश के नारे, घंटियों की आवाज़ और भक्तों की आस्था, सब कुछ दिल को छू जाता है। दर्शन के बाद बस एक ही प्रार्थना थी, भगवान हमेशा हमारे परिवार को ऐसे ही साथ रखे। फिर रात में हम होटल में रुके और आराम किया। फिर आया डे 5। सुबह जल्दी उठकर इस बार हम निकले बेट द्वारका की तरफ। और फिर आया हमारे सफ़र का एक और यादगार पल, समुंदर के ऊपर बना सुदर्शन सेतु। ब्रिज से गुजरते वक्त दोनों तरफ समुंदर का नज़ारा, एक तरफ दूर तक फैला अरेबियन सी, दूसरी तरफ चलती हुई हवा और सामने खुलता हुआ लंबा ब्रिज। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी फिल्म का सीन देख रहे हो। हम सब बस बार बार बाहर देख रहे थे और उस खूबसूरत नज़ारे को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसा रहे थे। फिर बेट द्वारका के दर्शन के बाद हम वहाँ से गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। महादेव के दर्शन के बाद मन और भी हल्का हो गया। नागेश्वर टेम्पल से फिर हम निकले धोलावीरा जाने के लिए और जाते समय का रूट बहुत ही सीनिक व्यू दे देता है। बहुत सारे ब्रिज जो कि पानी के ऊपर बने हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने देते हैं। फिर हम धोलावीरा पहुँचे और होम स्टे जो कि पहले से बुक था, वहाँ आराम किया।